जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 10 का, और इस पे हम लगभग भारतीय साक्ष्य अधिनियम से संबंधित 16 वीडियो बना चुके हैं। आज ये इस अध्याय का आखिरी वीडियो है। आप लोग कोई वीडियो मत मिस करिएगा, खासकर प्रैक्टिशनर जिसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में चीफ में क्या क्वेश्चन साक्षी से पूछा जा सकता है, उनका परीक्षा कैसे कराया जा सकता है, सिविल मामले में कोई डॉक्यूमेंट आता है तो उसके बारे में क्या होगा, क्रिमिनल मामले में डॉक्यूमेंट लेकर के कोई साक्षी आता है तो उसके साथ क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन सब चीज़ों का चर्चा हम लोग कर लिए हैं। कब क्वेश्चन पूछा जाएगा, कब नहीं पूछा जाएगा, कलंकात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, अशिष्टकारी पूछा जाएगा कि नहीं, संतापकारी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं। इन सब चीज़ों का हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब आते हैं गतांग से आगे। बहुत छोटा ही वीडियो होगा ये, क्योंकि दो धाराएं बची हुई हैं, 168 और धारा 169। अब इसके बाद ये अधिनियम ही समाप्त हो जा रहा है और कोई टॉपिक बचा रहेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। अन्यथा अन्य किसी जो नया अधिनियम पारित हुआ है उसके भारतीय न्याय संहिता अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पे वीडियो बनाऊंगा। तो शुरू करते हैं। कह रहा है कि जज पावर टू पुट क्वेश्चंस आर आर्डर प्रोडक्शन। ये कह रहा है कि जज को जो पावर होगा ड्यूरिंग ट्रायल, वो क्या पावर है। तो ये कह रहा है कि द जज में इन आर्डर टू डिस्कवर आर ऑब्टेन प्रूफ ऑफ रिलेवेंट फैक्ट आस्क एनी क्वेश्चंस ही कंसिडर्स नेसेसरी। जब वो समझता है कि ये ज़रूरी है, इन एनी फॉर्म एट एनी टाइम ऑफ एनी विटनेसेस आर ऑफ द पार्टीज अबाउट एनी फैक्ट एंड मे ऑर्डर द प्रोडक्शंस ऑफ any document or things, and neither the parties nor their representatives shall be entitled to make any objection to any such questions or order, nor without the leave of the court to cross-examine any witnesses upon any answer given in reply to any such questions। मतलब जज को इतना पावर है कि वो एनी टाइम एनी फॉर्म में और ऑफ एनी विटनेसेस से आर अथवा the parties about any fact and may order the produce of any document or thing, और इसके लिए neither the parties nor their representatives shall be entitled to make any objection to any such questions or order, nor without the leave of the court to cross examine any witnesses upon any answer giving in reply to any such questions। अब सोचिए इतना पावर है न्यायालय को कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विटनेस हो, चाहे पार्टी हो, चाहे उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, उससे न्यायालय किसी डिस्कवर के लिए, आर्डर टू डिस्कवर के लिए अथवा ऑब्टेन प्रूफ ऑफ रिलेवेंट फैक्ट के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट डिक्लेयर्ड बाय द अधिनियम टू बी रिलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। ये कह रहा है कि जो जजमेंट होगा, ये पूछने की बात तो एकदम इनका जो है हाथ फ्री कर रहा है कि न्यायाधीश महोदय कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उससे उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। किसी भी पक्षकार को कोई जिसे पूछा जा रहा है वो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। लेकिन प्रोविजो कह रहा है कि जजमेंट जो होगा वो बेस्ड अपॉन फैक्ट डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रिलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। जजमेंट उन्हीं बातों पर होगा जो रिलेवेंट है और इस अधिनियम के तहत प्रूव कर दिया गया है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछ लेने से और वह रिलेवेंट नहीं है या उसको प्रूव नहीं किया गया है तो मात्र क्वेश्चन पूछ करके जज जो है जजमेंट कर देंगे। जजमेंट का बेस क्या होगा? डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रिलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड। अब एक बात और प्रोवाइडेड कह रहा है कि क्वेश्चन पूछते वक्त इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो धारा 127 से लेकर के 136 में जो प्रिविलेज मिले हुए हैं, वो प्रिविलेज ऐसा नहीं है कि उसको जो है
ओवरहुल्ड कर दिया जाएगा कि जज महोदय हैं तो उसको पूछा जाए और वो कंपेल किया जाए। ये प्रिविलेज इनके लिए भी बना रहेगा। ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस सेक्शन शैल नॉट अथराइज एनी जज टू कंपेल एनी विटनेसेस टू आंसर एनी क्वेश्चंस or to produce any document which such witnesses would be entitled to refuse to answer or produce under section 127 to 126 both inclusive if the question were asked or the document were called for by the adverse party, nor shall the judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 151 or 152, nor shall he dispense with primary evidence of any document except in the cases hereinbefore accepted। अब इसके कहने का मतलब ये है कि जो 151 और 152 में ऐसे कलंकात्मक, क्षुब्ध करने के लिए, अपमानकारी या संतापकारी क्वेश्चन जो है पूछने के लिए मना किया जा सकता था जज के द्वारा, तो वह क्वेश्चन भी जज के द्वारा नहीं पूछा जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन एक एडवर्स पार्टी को मना करता था कि नहीं पूछ सकते हैं या प्रिविलेज बना हुआ है धारा 127 से 126 तक में, तो वह जज के लिए भी रिस्ट्रिक्शन कह रहा है कि वो ना तो क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उस क्वेश्चन टाइप के जो है कंपेल करेंगे जो प्रिविलेज मिले हुए हैं। तो ये प्रोविजो, दो प्रोविजो जो है इस जो इनका जज का, न्यायाधीश का जो पावर अनलिमिटेड कर रहा था, उसको प्रोविजो जो है बांधता है कि आप इस लिमिट में रहते हुए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसके बाद से ये अध्याय ख़त्म हो गया। अब अध्याय 11 में कह रहा है कि आप द इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। कोई ऐसा इम्प्रॉपर एडमिशन हो चुका है किसी एविडेंस का या कोई रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में क्या पुनः ट्रायल होगा कि नहीं होगा, तो उसी की बात कर रहा है कि नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। कोई ऐसा एविडेंस है जो इम्प्रॉपर रूप से एडमिशन हो गया है, ग्राह्य हो गया है या रिजेक्ट हो गया है, तो उसके वजह से नया ट्रायल नहीं होगा। द इम्प्रॉपर एडमिशंस और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस शैल नॉट बी ग्राउंड ऑफ इटसेल्फ फॉर ए न्यू ट्रायल। केवल इतने से ही वो खुद से जो है खुद का ग्राउंड नहीं बन जाएगा नया ट्रायल के। आर रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन इन एनी केस, वो रिवर्सल का भी ग्राउंड नहीं बनेगा। इफ़ इट शैल अपीयर टू द कोर्ट बिफोर विच सच ऑब्जेक्शन इज रेज दैट इंडिपेंडेंटली ऑफ द एविडेंस ऑब्जेक्टेड टू एंड एडमिटेड देयर वाज सफिशिएंट एविडेंस टू जस्टिफाई द डिसीजन, और दैट if the rejected evidence had been received, it ought not to have varied the decision। मतलब इस तरीके से यदि कुछ हुआ है और वह व्यक्ति बाकायदे न्यायालय में उपस्थित हुआ है और उसका ऑब्जेक्शन किया है और उस ऑब्जेक्शन के बाद भी एडमिट किया गया है, तो केवल इस आधार पर कि वह इम्प्रॉपर एडमिशन रहा या इम्प्रॉपर जो है रिजेक्ट कर दिया गया, इसके कारण से केवल उस जो मुकदमा चल रहा है उसका फिर से नया ट्रायल नहीं होगा। इसके बाद से फिर एक नया चैप्टर यहाँ जोड़ा गया है। चूँकि पुराना अधिनियम को रिपील करना था, तो इसलिए एक नया चैप्टर अध्याय 12 जोड़ा गया है, रिपील्ड एंड सेविंग। इसमें करा धारा 170 द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज हियर बाय रिपील्ड। दूसरा धारा करा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील इफ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस अधिनियम कम्स इनटू फोर्स देयर इज एनी एप्लीकेशन ट्रायल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग आर अपील पेंडिंग, देन सच एप्लीकेशन ट्रायल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग आर अपील शैल बी डील्ड विथ अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 and as in force immediately before such commencement as if this अधिनियम has not come into force। इसके कहने का मतलब यह है कि यदि कोई ऐसा मुकदमा चल रहा है, इंक्वायरी, ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग चल रही है, अपील की चल रही है, पेंडिंग है, तो इस अधिनियम के पूर्व से पेंडिंग है, तो उसमें सारे जो है जितनी जो 1872 का जो अधिनियम है एविडेंस एक्ट, उसके प्रावधानों के तहत डील किया जाएगा। और उसके बाद जो है कोई आता है फोर्स जो इन्फोर्स हुआ है, उसके बाद
कोई मुकदमा आयोजित किया जाता है, ट्रायल इंक्वायरी एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है, तो उसमें ये नया अधिनियम जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम सन 2023 है, ये एप्लीकेबल होगा। तो बस धाराओं का अंतर है, प्रोसीजर तो सेम है। तो एप्लीकेबिलिटी की बात जहाँ तक है, अगर जो दिमाग में कोई एप्लीकेशन देने की बात आए तब समझ में आता है कि इस धारा में एप्लीकेशन पड़ेगा, अन्यथा तो प्रोसीजर तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है इसमें, तो एविडेंस में ग्राह्य कर लिया जाएगा। ये थोड़ा सा फ़ायदेमंद है। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, वीडियोग्राफी हो गया, इन सब चीज़ों को तो ये कहीं ना कहीं नए वाले जो मुकदमे होंगे उनके लिए अडाप्ट किया जाएगा। पुराने वाले मुकदमों में जैसे पुराना चल रहा था वैसे चलता रहेगा, और उसमें भी इन सब बातों का जिक्र था। बस ये थी कि प्रोविजो के रूप में था, किसी केस के माध्यम से था, यहाँ पे डायरेक्टली उसको अधिनियम में ऐड करके कर दिया गया है। तो अब यहाँ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी। मैं विदा लेना चाहता हूँ। जाने से पहले मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए, अन्य लोगों को शेयर करिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।